हेलो दोस्तों, मैं साजिद और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल साजिद एमपीसी वाला में। आज तारीख 28/7/2025 है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, और वो भी भौतिक गुणधर्मों के आधार पे या भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या फिर क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से हर एक टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे पदार्थ का वर्गीकरण नंबर 1 पे दिखाई दे रहा होगा। भौतिक गुण या गुणधर्मों के आधार पर या भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से 3 श्रेणी या वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, अगर भौतिक गुण गुण क्या है, या फिर रासायनिक गुण क्या है, या फिर पदार्थ क्या होता है, या फिर आयतन क्या होता है, या फिर पदार्थ के भौतिक स्वरूप, या फिर पदार्थ के भौतिक प्रकृति क्या है, अगर ये जानना है तो दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो है उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आराम से वहाँ पे जाकर देख के और समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है भौतिक गुणधर्म या भौतिक अवस्थाओं के आधार पे। जो ठोस, द्रव, गैस है, ये जो है मुख्य रूप से बांटा गया है। दोस्तों, इसको हम अच्छे से समझेंगे परिभाषा के माध्यम से। तो आइए चलते हैं परिभाषा की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परिभाषा, यानी नंबर 1 पे दिख रहा होगा ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होती है उसे ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था कहा जाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पेन, पेंसिल, पत्थर इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ पे चर्चा करेंगे, यानी आकार। देखिए दोस्तों, आकार या आकृति क्या दोनों अलग अलग होता है या फिर एक ही होता है? दोस्तों, फिर बिल्कुल दोनों अलग अलग होता है, आकार और आकृति। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आकृति जो होता है, यह आकृति वस्तु की संरचना को दर्शाती है। यानी आकृति जो होती है वह किसी वस्तु की संरचना को दर्शाती है, और यह जो होता है आकार जो होता है वह किसी वस्तु के माप को दर्शाता है। तो दोस्तों, आकार में जो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। और ये जो आकृति जो होता है ये किसी वस्तु के बाहरी संरचना को दर्शाती है, बाहरी। और ये जो होता है आकार, ये किसी वस्तु के माप को दर्शाता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक पुस्तक ले लें और एक गेंद ले लें, तो गेंद और पुस्तक की जो आकृति होगी, वो गेंद का आकृति जो होगा गोलाकार होगा, और पुस्तक की जो आकृति होगा वो आयताकार होगा। तो ये बाहरी जो रूप है, ये बाहरी रूप को दर्शाता है। जो आकृति होता है वो किसी भी वस्तु के बाहरी रूप को दर्शाता है या फिर बाहरी संरचना को दर्शाता है। और इसी पुस्तक का या फिर गेंद का जो आकार होगा, तो गेंद का जो आकार होगा वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पुस्तक का जो आकार होगा वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह जब भी आकार की बात आएगा तो छोटा बड़ा करके हम समझ सकते हैं। और आकृति की बात आएगा तो यह जो बाहरी रूप होता है, बाहरी जो संरचना होता है, उस बाहरी रूप और संरचना के माध्यम से आधार पर हम समझ सकते हैं आकृति को। यानी गोलाकार होगा, फिर आयताकार होगा, या फिर त्रिभुजाकार होगा, तो ये आकृति होता है। और छोटा बड़ा करके हम आकार को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आकार और आकृति के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो अब ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था के बारे में जो डेफिनेशन दिया गया है, वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होती है उसे ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था कहा जाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, पेन, पेंसिल, पत्थर इत्यादि। दोस्तों, कोई भी अगर ठोस पदार्थ होता है या फिर ठोस अवस्था होता है, वो उसका जो आकार होता है या फिर आयतन होता है निश्चित कैसे होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ठोस पदार्थ में अगर किसी भी ठोस को हम ले लें, जैसे पेन को लेते हैं, तो पेन का आकार कैसे निश्चित होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर पेन को हम एक जगह एक स्थान पर रख के उसको हम बाहरी संरचना को हम अगर ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो जो रेखा खींचते हैं, जो रूप बनेगा, एक रेखा जो खींच करके जो रूप बनेगा, तो वही रूप अगर हम किसी भी स्थान पे उस पेन को रख करके वही फिर से दोबारा लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो हर एक जगह जो आकृति बनेगी, जो लाइन ड्रॉ होगा, जो रूप संरचना होगा, जो आकृति बनेगी, वो उस पेन का सेम ही होगा, यानी समान होगा। निश्चित का मतलब होता है जो नहीं बदले, और निश्चित नहीं का मतलब होता है जो बदलता रहे। तो मतलब पेन का हम हर एक स्थान पे, अलग अलग स्थान पे उसको हम बाहरी
बाहरी रूप को अगर हम रेखांकित करें, रेखा के माध्यम से दर्शाएं, तो उसका जो आकार आकृति होगा वो समान होगा, हर एक जगह एक ही जैसा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था का जो आकृति होती है वो समान होती है, यानी निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। और इस प्रकार हम आयतन को भी समझते हैं, यानी जितना यानी पेन हो गया या फिर पुस्तक हो गया या फिर कोई भी ठोस पदार्थ हो गया, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, निश्चित होगा। तो वह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगा, आप हर एक जगह पे किसी भी अलग अलग स्थान पे अगर उस ठोस पदार्थ को अगर रखते हैं, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा वो नहीं बदलेगा, यानी हर एक जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही जैसा होगा, समान होगा। तो इससे यह मालूम पता चलता है, ज्ञात होता है कि यह इसका जो भी आयतन होता है, यानी स्थान जो घेरने वाला, स्थान का आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। तो वह पेन हो गया, पुस्तक हो गया, फिर ईंट हो गया या फिर पत्थर हो गया, उसी ईंट को या फिर उसी पत्थर को आप अलग अलग स्थान पर रखिएगा, तो उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, यानी जो स्थान जितना स्थान घेरेगा, हर एक जगह उतना ही स्थान घेरेगा। जो पहले वाले जगह पे जितना स्थान घेरेगा, वही दूसरे वाले जगह पे भी उतना ही स्थान घेरेगा। वह वस्तु ठोस पदार्थ तीसरे वाली जगह पे भी उतना ही स्थान घेरेगा। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस अवस्था होता है, उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो ये आकार और आयतन दोनों समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा द्रव पदार्थ के बारे में दिखाई दे रहा होगा, द्रव पदार्थ। तो जो द्रव पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था कहते हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, खून, पसीना इत्यादि। दोस्तों यहाँ पे समझेंगे हम आयतन और जो निश्चित अनिश्चित की बात हो रहा है, यहाँ पे निश्चित अनिश्चित को समझेंगे द्रव पदार्थ के लिए। दोस्तों अगर हम किसी भी, अगर मान लीजिए पानी को ले लेते हैं, पानी को ले लें या फिर खून को ले लेते हैं या फिर पसीने को ले लेते हैं, हम पानी को लेते हैं। अगर 5 लीटर पानी को हम अलग अलग बर्तन में बारी बारी से रखें, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका जो आकृति होगा, यानी उसका जो आकार होगा, उसमें परिवर्तन होगा। यानी बर्तन के हिसाब से जो 5 लीटर पानी होगा, वो 5 लीटर पानी में परिवर्तन होगा। हर एक बर्तन अपने हिसाब से उसको आकार देगा, हर एक बर्तन अपने हिसाब से आकार देगा। इसका मतलब है कि उसका आकार या फिर आकृति निश्चित नहीं होती है। जबकि 5 लीटर की बात आ रहा है, तो यह 5 लीटर जो एक बर्तन में डालेंगे तो 5 ही लीटर होगा। उसी द्रव को हम दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वो 5 लीटर होगा, तीसरे बर्तन में डालेंगे तो 5 ही लीटर होगा, चौथे बर्तन में डालेंगे तो 5 ही लीटर होगा। तो यह जो लीटर है 5 लीटर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आयतन निश्चित होता है द्रव के लिए, और इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्रव पदार्थ के लिए। तीसरे नंबर पे हम समझते हैं यहाँ पे कि गैस पदार्थ या गैस अवस्था किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होती है, उसे गैस पदार्थ या गैस अवस्था कहा जाता है, जैसे हवा, वाष्प, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। दोस्तों यहाँ पे दोनों अनिश्चित कैसे होता है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है, यानी दोनों अनिश्चित होता है। तो दोनों अनिश्चित कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हमारे घरों में जो खाना बनता है, जिस गैस के माध्यम से खाना बनता है, वह गैस जो सिलेंडर में भरा होता है, वह सिलेंडर में वह जो गैस होता है वह द्रव के रूप में होता है। और वह द्रव के रूप में जो होता है, तो उसको ही ले लें। अगर वह द्रव के रूप में होगा तो हम किसी भी अलग अलग जो बंद जो बर्तन होगा, जो पात्र होगा, बिल्कुल बंद पात्र या बिल्कुल बंद जो बर्तन होगा, उसमें हम उस जो गैस है, जो द्रव रूप में जो गैस है, उस द्रव रूप में जो गैस है, उस गैस को हम अलग अलग बर्तन में उड़ेलने की कोशिश करेंगे, उड़ेलेंगे, या फिर उसमें हम डालेंगे। तो वह क्या करेगा, द्रव रूप में जो गैस है वह गैस पूरे जगह पर, सबसे पहले पूरे जगह को छेकेगा, वो घेरेगा, पूरे जगह को भरेगा। उसके बाद जब भर जाएगा वो गैस से, उसके बाद जितना बचेगा वो द्रव के रूप में उसमें स्थिर हो जाएगा। हम इसी चीज़ को, इसी क्रिया को हम अलग अलग बर्तन में करेंगे। कोई बर्तन छोटा होगा, कोई बर्तन बड़ा होगा, कोई बर्तन बहुत बड़ा होगा। तो वो अपने जितना उसमें खाली स्थान होगा, उस खाली स्थान को सबसे पहले गैस भरेगा। तो गैस खाली स्थान को सबसे पहले भरता है। तब भरने के दौरान क्या होता है, जितना द्रव रूप में गैस होता है वह गैस में कमी आती है। इसका मतलब है अलग अलग अगर बर्तन में हम इस तरह अगर क्रिया करेंगे, तो गैस जितना हम डालेंगे उतना ही गैस द्रव रूप में नहीं रहता है, उस द्रव रूप में चेंजिंग आती है, यानी आयतन में चेंजिंग आती है, और उसका आकार में भी चेंजिंग
आता है। यानी स्थान के माध्यम से स्थान जैसे जितना बड़ा स्थान होगा, जितना छोटा स्थान होगा, तो उसके हिसाब से स्थान में भी यानी सबसे पहले स्थान को भरता है गैस, तो स्थान यानी आकार में भी मतलब बदलाव होता रहता है और आयतन में भी बदलाव होता रहता है इस प्रकार। तो इस प्रकार हम गैस पदार्थ या गैस अवस्था को समझते हैं। अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होता है। आगे दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे जैसे 3 नंबर में दिखाई दे रहा होगा आपको कि अभी तक कुल 7 पदार्थ की अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। हाँ, वास्तविक रूप से पदार्थ की 7 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ की सबसे आम यानी साधारण अवस्थाओं से परिचित हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं से परिचित हैं। इसके अलावा कौन कौन सा होता है बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे एजुकेशन प्राप्त करने वाले कुछ ऐसे इंसान हैं जो जानते हैं कि 5 पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन 5 नहीं, अब तक हम मतलब 7 अवस्थाएं की खोज हो चुकी है, जो इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे कि ज़्यादातर लोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ की सबसे आम यानी साधारण अवस्थाओं से परिचित हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस से ही परिचित हैं। पदार्थ की अतिरिक्त यानी माने इसके ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की अतिरिक्त अवस्थाओं में जैसे चौथे नंबर पे आता है प्लाज्मा, 5वें नंबर पे आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, 6ठे नंबर पे आता है क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा और 7वें नंबर पे आता है पतित। जो एक अवस्था है, जो 7वां अवस्था है। तो यह दोस्तों बस इतना ही मतलब जानकारी था इस वीडियो में। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, हमने चर्चा किया। तो देखिए, ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो मुख्य रूप से हैं, तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, यह हमारे शरीर में भी पाया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में हड्डी है, हमारे शरीर में दांत है, तो ये क्या है? ठोस रूप है। हमारे शरीर में खून है, हमारे शरीर में पानी है, तो क्या है? ये द्रव रूप है। हमारे शरीर में जो हम श्वास लेते हैं नाक के माध्यम से, तो ये सांस क्या है? सांस लेते हैं तो श्वास जो है गैस रूप है। तो इस प्रकार हम मुख्य रूप से जो भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी 3 अवस्थाएं जो होती है ठोस, द्रव, गैस, ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ये था हमारा पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ यानी ठोस पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे, द्रव पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे और गैस पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे, बारी बारी से और अच्छे से, बिल्कुल विस्तार से। इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।